सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर दिल गार्डन गार्डन हो गया है। जो आप टाई पहन के आए हैं, ये आपने किसके लहंगे में से कटवाई है? सर ये टाई सर बड़ी पुरानी हो गई है, इस शो पे भी 2-3 दफ़ा चल चुकी है और सर किसी लहंगे से नहीं कटवाई सर, ये गलत बात है सर। ये दरअसल बस सर ये तोहफा था। मैं यहाँ तक बात रखता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिसने भी आपको तोहफा दिया वो बहुत रंगीन मिजाज शख्स थे सर। यस। और बस सर जो तोहफे होते हैं ना, आपको तोहफों को एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, जिस चीज़ पे खर्चा ना हो ना, उस चीज़ से कभी आपने उसकी तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। और तोहफा देने वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब वो तोहफा दें तो वो कभी भी इंसिस्ट ना करें कि फौरी तौर पर खोल कर उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि कई तोहफे ऐसे होते हैं कि जो आपने नहीं इस्तेमाल करने होते, वो आपने आगे तोहफा तन देने होते हैं। तो फिर अगर आप वो इस्तेमाल कर लोगे उनके सामने तो फिर वो आपकी अलमारी में टंगे रह जाएंगे और वो आप आगे नहीं दे पाओगे। सर बिल्कुल। और सर कपड़ों के हद तक तो ये है कि तोहफे देने नहीं चाहिए। मैं हालांकि ये चले, मुझे लगता है कि ये खुशकिस्मती से ऐसे रंग की टाई आ गई, लेकिन आप किसी को कपड़े देंगे ना तो कपड़े बड़ी पर्सनल चीज़ होती है, हर बंदे को हर चीज़ नहीं पसंद होती, तो दे दें। और ख़ास तौर पे सर जो लोग कहते हैं ना कि यार मैं गया था उधर बाहर तो मुझे एक जूता पसंद आया, वो मैंने तेरे लिए भी ले लिया, साइज़ मुझे पता था तुम्हारा। सर जूते के ऊपर तो सर को बंदा, जूता आपने ऑनलाइन भी नहीं ऑर्डर करना, जूता होता है जाके। सर कपड़े भी देखें, एक चीज़ देखने में जितनी मर्जी अच्छी लग रही हो, अगर उसकी फॉल ही नहीं आपकी बॉडी के ऊपर, वो अगर आपको पतला नहीं दिखा पा रही चीज़, तो फिर उसमें मसला है। और सर आपको पता है हमारी जिस किस्म की बॉडी है उनकी फॉल चेंज होती रहती है। तो सर बहरहाल आगे चलते हैं। वैसे सर आपने नहीं कहा तो मैं कहता हूँ जी, वीकेंड शुरू हो गया है, सबको मुबारक हो। बिल्कुल, हम आ गए, हम आ गए। और सर हम नहीं आना होता और क्या सर। अच्छा सर, सर बात करते हैं और चलते हैं कराची। मुझे पता है जब मैं कराची का जिक्र करता हूँ थोड़ा आप थोड़ा हो जाते हैं, लेकिन सर बहुत ज़रूरी है ये बात करना कि वहाँ पे हो क्या रहा है। सर मेरा तो आपको पता है दिल ही धड़कता है कराची वालों के साथ। मैं तो आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए कराचीआइट। उसकी वजह बता दें सर। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान में एक ही शहर है सर, कराची। वो कराची है। मतलब लाहौर इज ए ग्लोरीफाइड पिंड, ठीक है, और इसके अलावा तो कोई वो भी नहीं है, मतलब ग्लोरीफाई करके भी आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो मेट्रोपॉलिटन शहर अगर इस मुल्क में है तो वो है कराची, और हमें कराची से मोहब्बत है, कराची वालों से मोहब्बत है। बिल्कुल। अच्छा सर, कराची ये यूनिक एक सर्कमस्टांस वहाँ मौजूद है कि उनकी जो बिजली फराहम करने वाली कंपनी है, जो उनका डिस्को है, वो प्राइवेटाइज्ड है के इलेक्ट्रिक की सूरत में। और मैं अब उस चीज़ की हिस्ट्री में नहीं जानना चाहता कि वो अबराज था तो फिर ये हुआ तो फलाना हो, ये वो टेक्निकलिटीज़ जो है वो आप देख रहे होंगे टेलीविज़न पे डिस्कस हो रही हैं बड़ी देर से। मैं बात करना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि हमारे इस शो पे वो अब्दुर्रहमान नजम साहब आए थे, जो कि PSX के एक्सपर्ट हैं, बट उन्होंने बिजली के ऊपर भी हमसे काफ़ी गुफ्तगू की ये पिछले हफ्ते ही। और उसमें उन्होंने बिजली के अंदर कहा जी कि ये डिस्कोज़ की जो प्राइवेटाइजेशन है ये एक बड़ा अहम मौजू है, जिसकी वजह से आप अपने पूरे पावर सेक्टर के अंदर एक फ़र्क ला सकते हैं, आप चॉइसेस ला सकते हैं, आप कंज्यूमर को हेल्प कर सकते हैं, कंज्यूमर का सेंटिमेंट टूवर्ड्स डिस्कोज चेंज कर सकते हैं। अगर तो के इलेक्ट्रिक वो एग्ज़ाम्पल है प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोज का, तो फिर तो आई एम सॉरी कि ये बात जो है वो अब्दुर्रहमान नजम साहब की एक थियोरेटिकल नौयत में तो ठीक है, प्रैक्टिकली ये बात अब नहीं है रही है इस मुल्क के अंदर। के इलेक्ट्रिक जो है वो फेल हो गया। के इलेक्ट्रिक बतौर दारा, बतौर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी, बतौर एक ऐसी चीज़ जो इस वक्त इस मॉडर्न सदी के हर शख्स की जो एक बुनियादी ज़रूरत है बिजली, वो फराहम करने में उनकी नाकामी जो है वो इस नौयत की है कि पूरा कराची बैठ के इस वक्त चीखें मार रहा है या रो रहा है। अब वो आगे जाके हम करेंगे डिस्कस कि क्या सारी चीज़ें हैं जो हुई, क्यों हुई, आगे क्या करना चाहिए, बाकी तमाम मुल्क के अंदर बिजली की प्राइवेटाइजेशन को क्या ये चीज़ फ़र्क करती है नहीं। लेकिन चूँकि मैंने जिक्र कर दिया कि कराची की आवाम जो है वो परेशान है, तो आपको पता है शो पे हम तस्दीक के बगैर कोई चीज़ नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि अब हम आपको, हमारी ऑडियंस को वो चीज़ें दिखाएं जो हमने जाके ऑन द स्ट्रीट्स लोगों से हासिल किया। लोगों का सेंटिमेंट ज़रा टोन सेट हो जाए ना ज़रा शो की, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
का लोड शेडिंग इतनी हो रही है, बोरानी इतना हो गया है कि कोई घर पर सुकून से नहीं बैठ सकता। और सुबह सोए हुए हो तो लाइट चली जाए, रात को थोड़ा आराम हो तो लाइट चली जाए, ये कोई तुक्का है इनका। बिजली तो बहुत जा रही है भाई, नहीं रात को होती है नहीं दिन को होती है। भाई लोड शेडिंग तो रोजाना 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग होती है। 1 घंटे के लिए आती है, 3 घंटे के लिए फिर चली जाती है। बिजली नहीं है, घर पे 15-15 घंटे जाती है बिजली, क्या करें हम लोग घर पे बैठ के। अरे सारा रात बिजली नहीं दे रहा, छोटे मासूम बच्चे तड़प रहे हैं यार। 15 घंटे नहीं 18 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ, रात को दिन को किसी वक्त भी। कोई टाइम टेबल नहीं है, 12-12 घंटे से ऊपर चली जाती है लाइट नहीं। अभी घर में हम तो आगे रोड पे बैठ गए। जो घर के अंदर जो औरतें, जो बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे, ये कैसे गुजारा कर रहे हैं। 14 घंटे जब मर्जी है बंद करते, जब मर्जी है चली गई। अनलिमिटेड लोड शेडिंग, अनलिमिटेड आवर बिलिंग, और जब दिल करता है जब ये बंद कर देते हैं। बच्चों का जीना आराम कर रखा है। स्कूल से आते हैं तो लाइट नहीं है, खाना खाने बैठते हैं तो लाइट चली जाती है। ये कौन सा तरीका? खुदा का खौफ नहीं है, पूरी रात बत्तियां नहीं होती है, लाइटें नहीं होती है, बहुत परेशानी की बात है। अब बताएंगे 24 घंटे में 2-2.5 घंटे अगर बिजली आए तो बंदा कहाँ जाए। गरीब लोग है, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से आते हैं, फिर घर में आते हैं तो वही गर्मी, स्कूलों में गर्मी, कहाँ पड़ जाए बच्चे। हाँ, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या काम करें, कपड़े नहीं धो सकते हैं, कुछ काम नहीं कर, खाना नहीं बना सकते। जैसे जी हमारी ऑडियंस ने भी देखा, सर हमने भी देखा कि कराची के अवाम जो है वो एक सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। अब देखें जो फिगर्स कोट किए जा रही हैं, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, यानी कि आप अगर घर जाएँ सिर्फ आपको 4 से 5 से ज़्यादा 6 घंटे बिजली मिलती है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ चीज़ करें, तस्वर ही नहीं कर सकते आप कुछ चीज़ करने को। और ये देखें ना, जिसमें कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ बिजली नहीं है, लोग अस्पताल जाते हैं वहाँ बिजली नहीं है। तो ये हो क्या रहा है? ये सारा इतना बड़ा मसला बन कैसे गया? देखें, कराची इलेक्ट्रिक जो है ना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सैड स्टोरी है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जब हम बात करते हैं ना सैड स्टोरीज़ की, पाकिस्तान में बहुत सारी हैं, लेकिन सैड स्टोरी या तो पास्ट में हो चुकी होती है या प्रेजेंट में हो रही होती है। ये एक ऐसी सैड स्टोरी है जिसके मुहर्रिकात, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। सो बात ये है कि आपने अब्दुर्रहमान नजम साहब की बात की, उससे पहले कितने महीनों से हम लोग बैठ के कह रहे हैं कि जी इस मुल्क में जो हल है एनर्जी का वो है प्राइवेट सेक्टर। हम कितने अरसे से बात कर रहे हैं कि डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ करें। अच्छा, हम उस पर भी बहुत सारी बात कर चुके हैं कि क्यों नहीं हो पा रहे, और उसकी वजह ये है कि उनका जो डेट है वो कौन पे करेगा, वो सरकार अपने पे लेगी, वो फौरी तौर पे क्लियर करेगी, वो प्रॉमिस करेगी कि हम 5 साल में क्लियर कर देंगे। सो ये सारी चीज़ें हम ज़ेरे बहस रही हैं हमारे इसी शो पर। बुनियादी बात ये है कि हमने आवाम को ये बताया था कि जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो फिर ये मसले नहीं रहेंगे। के इलेक्ट्रिक में प्राइवेटाइजेशन हुई और ये मसले आपके सामने हैं, आप दिखा चुके हैं। अब बात ये है कि क्या, जिस तरह आप कह रहे थे कि नजम साहब जो हैं वो थियोरेटिकली गलत बात कर रहे थे, नहीं। क्या हम गलत बात कर रहे थे? नहीं। बात ये है कि प्राइवेटाइज तो आपने कर दिया एक इदारे को, लेकिन आपने मेजॉरिटी शेयर होल्डर के पास, जिसको आपने प्राइवेटाइज किया था, आपने मेजॉरिटी शेयर होल्डर के पास कंट्रोल नहीं जाने दिया। कंट्रोल इसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर करते रहे, सरकार कंट्रोल कर रही। अब जब सरकार ने ही कंट्रोल करना है तो फिर ये जितना प्राइवेटाइज करना था ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब आप जब प्राइवेटाइज करते हो तो फिर आप 2-3 चीज़ें से सबकदोश हो जाते हो। नंबर 1 चीज़ क्या है, वो ये है कि जी अब जो आया है वो अपने काबिल तरीन लोग लाएगा, क्योंकि सरकार के पास तो ज़ाहिर है एक लिमिटेड ही लोग हैं जो उसका हिस्सा हैं। उसमें से अपने तई जो जिनको वो काबिल समझता है वो उनको लगा भी दे। वैसे तो सबको लगा भी नहीं सकता, क्योंकि सब काबिल आदमी आप एक जगह पे डिप्यूट नहीं कर सकते, उनकी और जगहों पे भी ज़रूरत होती है। सो जब आप प्राइवेटाइज़ कर देते हो तो आप कहते हो कि यार अब ये जिसने लिया है ना, अब ये उसकी सरदर्दी है, वो पूरे मुल्क से काबिल लोग ढूंढेगा और यहाँ पर लगाएगा, ये उसका मसला है। आपने उनको ये नहीं करने दिया। उसके बाद आप बार बार ये बात करते हो, और ये सिर्फ आप के इलेक्ट्रिक में नहीं, ये आप पेपको, लेस्को, फेस्को, हर जगह पे ये बात करते हो कि जी वो इलाके जहाँ पे बिजली चोरी ज़्यादा होती है वहाँ पे हमारी मजबूरी है, हम लोड शेडिंग ज़्यादा करेंगे, नहीं तो सर्कुलर ड्राइव छत पे लग जाएगा। भाई बात ये है कि आप ये कह रहे हो कि आपके पास इलाज ये है कि जिस जगह पे चोरी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे लोड शेडिंग बढ़ा दें। ये इलाज आप डिस्कस ही नहीं कर रहे कि चोरी कम कर दें। ठीक है, सो यहाँ पर तो इसके अलावा और इतने बड़े मसले हुए हैं कि यहाँ पर केसेस किए गए, यहाँ नहीं मुल्क से बाहर भी किए गए।
सो अगेन आप अगर प्राइवेटाइज करोगे इदारा और उसके बाद आप उसके साथ ये करोगे तो सवाल नंबर 1 लोगों का प्राइवेटाइजेशन से भी ईमान उठ जाएगा। सवाल नंबर 2 आप अगला इदारा जब प्राइवेटाइजेशन के लिए लगाओगे उसका बिडर ही कोई नहीं आएगा। आपको समझ क्यों नहीं आ रही कि आप एक बंद गली में अपने आप को लेके जा रहे हो। ये वो हल था जो हमारे ख्याल में जिसने मुल्क को बहरान में से बाहर निकालना था और आप लोगों को उस हल के खिलाफ करते जा रहे हो। मेरे ख्याल में इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। सर एक तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, दूसरा आपने जिक्र किया शेयर होल्डिंग का और प्राइवेटाइजेशन का। जब भी सर कोई कंपनी लगती है और प्राइवेट लोग लगाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका एक बोर्ड होता है। उस बोर्ड में ढेर सारे लोग होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, नीचे उसका उनके फैसलों का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जो कि कभी भी, और उसमें सिर्फ बात यह कि काम सारा होता है मुनाफे के लिए। काम होता है कि यार प्रोडक्ट भी अच्छा दे, कंज्यूमर खुश रहे, हमारी बॉटम लाइन सिक्योर रहे, मुनाफा बने, उसी से री इन्वेस्ट करें और बेहतर करें, या मुनाफा घर लेके जाना घर लेके चलने, कोई मसले वाली बात नहीं, इस लॉन्ग एज कंज्यूमर आपका कस्टमर नहीं पिस रहा। जब पब्लिक से प्राइवेट में आप जाते हैं तो आपकी भी ये नीयत होती है यार एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, वो इंजर्ड है, उसको ठीक करना है। आपने जो भी उसकी जो हुई कि आप मेजॉरिटी उसके अंदर आपके पास है तो आपके पास कंट्रोल भी आना चाहिए। अब स्केल इलेक्ट्रिक के अंदर मसला ये था कि सरकार जो है ना उसको होना शुरू हो गया, एक्सक्यूज़ मी अगर मैं ज़रा क्रूड हो रहा हूँ, उसको होना शुरू हो गया विड्रॉल सिम्टम्स। जब भी किसी बंदा किसी चीज़ से एडिक्ट हो ना और उसको छुड़वाएं तो उसके होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। ये विड्रॉल सिम्टम्स की है कि यार नहीं यार हमें थोड़ी देर और पकड़ के रखना है तो इसको, ताकि हम इसके अंदर ना हम अब ठीक हो जाएंगे, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्राइवेटाइज हो गया जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात गलत है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आप एक पब्लिक चीज़ जिसमें आपने अपना हाथ लगा के चेक कर लिया नहीं चली, अब प्राइवेट लोग, ट्रेंड लोग, दानिश्वर लोग जिनको इस चीज़ पे महारत है उनके पास, जिनका स्टेक इन द गेम है, सो बात ये है कि अगर ये नहीं चलता उसका नुकसान है। अब एक शेयर होल्डर वो सैकड़ों हो सकते हैं शेयर होल्डर्स, वो माइनॉरिटी भी हो सकते हैं और वो मेजॉरिटी भी हो सकते हैं जो कि बोर्ड पे नहीं है, जो हु आरंट कॉलिंग द शॉट्स। अब जितनी बैड पीआर जो भी हमने आपको दिखाई वो होगी, वो शेयर होल्डर को नुकसान दे, जितना लॉस क्रिएट होगा वो शेयर होल्डर को नुकसान दे, तो शेयर होल्डर तो पिस गया। और आपकी वाली बात कि उसके बाद जो हम अपने जी नॉन परफॉर्मिंग सरकारी इदारों को अब हम प्राइवेटाइज करेंगे, क्यों? अगर आपने प्राइवेटाइजेशन सिर्फ आपने हेडिंग चेंज करनी है कि जी फर्ज करें लेस्को इज़ नो लॉन्गर अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, इट्स अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, या के इज़ नो लॉन्गर पब्लिक प्राइवेट है, तो वो तो आपने सिर्फ लेटरेटी छुपानी है, उसके बाद कुछ करना भी तो है ना उसके अंदर। और इसके मुताबिक तो अब आप देख लें ओवर बिलिंग बहुत बड़ा इशू है। और ये कितनी अजीब सी बात है कि मैं उस दिन पढ़ रहा था कि एक ऐसा घर है, ऐसे घर हैं 8-8 मरले के, 5-5 मरले के, चले कनाल के भी हों, जहाँ पे 30-30 लाख रुपए बिल आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? फिर इन्होंने जो मीटर्स चेंज करने थे, जो एक इनका दावा था कि हम मीटर्स चेंज करेंगे और उसके में एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और सब कुछ करेंगे, ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह पे तो आते हैं ना, वो तो एक मुल्की मसला है पूरा, वो भी नहीं किए। सो इसके बाद सर कुछ किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में जब ये होता है तो आपको पता ना क्या होता है, CEO रिज़ाइन कर जाता है, CFO जो है वो फायर हो जाती है, आपकी HR डिपार्टमेंट जो है वो ऊपर से नीचे तक चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या है भाजी, बैठे हैं लोग, सफ़र करें, गर्मी है ना, गर्मी हर साल आती है, ये बात हो रही। बिल्कुल। अब ये जो है ना अगेन यहाँ पर ना पब्लिक लिटरेसी का बड़ा रोल है, और हम जैसे लोगों का और हमारे अलावा जो TV चैनल्स पे बैठे हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, उनका बड़ा रोल है कि लोकेट करें कि जी आपका गिला किससे होना चाहिए। मतलब ये अभी हमने वॉक्स पॉप चलाए हैं इतने सारे, किसी को पता है कि गिला किससे होना चाहिए? सरकार से होना चाहिए, किसी और स्टेक होल्डर से होना चाहिए? अगेन स्किन इन द गेम किसकी है? बुनियादी बात ये है, आपने जिस तरह से कहा कि जी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, सो अगर प्राइवेट सेक्टर के पास कंट्रोल होता और उनको ये लग रहा होता है कि यार बिजली इतनी ज़ाया हो रही है, तो वो क्या करते? वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वेस्ट करते, वो उसको अपग्रेड करते। पाकिस्तान की सरकार का तो हाल ये है कि इस वक्त हम कोई तकरीबन 41,000 से 43,000 मेगावाट बिजली बनाने के केपेबल हैं, और पाकिस्तान की जो इस वक्त नीड है वो है कोई 31,000 से 33,000 के दरमियान में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन मुमकिन है वो 25,000 है। यानी
आप इस वक्त बिजली इतनी बना सकते हो कि लोग यूज करें और 1 मिनट की भी लोड शेडिंग ना हो, और उसके बाद भी आपका 7,000 से 10,000 का सरप्लस है। लेकिन आप 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इधर ही मैं रोकूंगा आपको, हमने जाना है ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे के इलेक्ट्रिक और उनकी एक इस कदर वाहियात किस्म की नाअहली जिसकी वजह से कराची के तमाम शहरी जो हैं वो इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। काम बहुत ख़राब हो चुका है। आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि बिजली जो है पाकिस्तान में सरप्लस है इस टाइम। हमारे पास कैपेबिलिटी है तकरीबन 7 से 10,000 मेगावाट ज़्यादा बनाने की, जितना आप टोटल कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो 25,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकती। अच्छा, अब हमारी कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। सरकार की इतनी बात मैं समझ जाता कि वो कहते कि यार हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें अपग्रेड करते, सो हमने एक पहले कर ली, एक बाद में कर लेंगे। ओके फाइन। पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये जो IPPs हैं ये क्या सरकार ने लगाए? ये तो बाहर कोई दिए हैं ना। सो जब आप उनको वो दे रहे थे तो आप साथ में किसी एक को डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क दे देते। आपने कहा नहीं, हमने सिर्फ कैपेबिलिटी बढ़ानी है। अच्छा चले, अभी भी ठीक है। आप इसके बाद आ जाएं, इस वक्त सऊदी अरब को इन्होंने 2 पावर प्लांट पिच किए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए किसको पिच किया है? अगेन सरकार का विजन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हमें पता है सरकार में किस तरह के लोग होते हैं, उनका एक लिमिटेड विजन होता है। फिर वही बात, लेस्को की कोई नाअहली हो, पेस्को की कोई नाअहली हो, हम कहें कि यार बस ठीक है, ऑप्शन ही कोई नहीं थी। के इलेक्ट्रिक जब आपने कर दिया एक दफ़ा प्राइवेटाइज, मतलब फिर वही बात है, फुली प्राइवेटाइज तो वो नहीं हुआ ना, मतलब सरकार अभी तक उसका स्टेक होल्डर है। लेकिन जब आप उस तरफ जा रहे हो, जब वहाँ पे कोई है जो उसकी ओनरशिप लेना चाहते हैं, तो फिर दे दो, पूरी दे दो। फिर वो देखें, हम ये नहीं कहते कि वो बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत अच्छा करेंगे। भाई आप उनको ओनरशिप एक दफ़ा पूरी दे दो ताकि फिर अच्छे और बुरे के वो जिम्मेदार हो ना, आप ना हो। सर ये असल में मैं इस टॉपिक को क्लोज इधर करता हूँ कि एक अजीब सी आदत पैदा हो गई है हमारे अंदर, हमारे सियासी रहनुमा जो हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है कि उनके अंदर ना एक लेयर बन गई है उनके इर्द गिर्द, और वो बड़ी डिटाई वाली लेयर है कि जी हम सुनते रहेंगे, उसकी बर्दाश्त बहुत आ गई हमारे अंदर। कहते रहो, तनकीद करो 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 करो, जितनी तनकीद कर सकते करो। हमें जो चीज़ ठीक लग रही है ना, 1 ट्रैक सिंगल ट्रैक एजेंडा जो है, हमने उसी पे उतरना है, हम उसके अलावा कुछ करेंगे नहीं। और इस डिटाई की बायस जो है ना, वो अपने आप को फिर उस चीज़ से अलग कर लेते हैं कि लोग क्या सफ़र कर रहे हैं। अब ये तमाम जो हमने इंटरव्यू किए हैं, ये आप दिखाएं ना के इलेक्ट्रिक वालों को, देखें ना वो यार कि क्या हो रहा है वहाँ पर ये। और अगर तो इस तरह करना है जी कि नहीं जी हमने कह दिया तो ऐसे ही होगा, तो फिर ऐसे तो नहीं मामला चलेगा। सर मेरा सिर्फ एक सवाल है, वो ये है कि जब आप जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है और अब उनको गाली भी सुननी पड़ रही है और उनके पास कंट्रोल भी नहीं है, और ये बात मुझे और आपको पता है, और ये इस वक्त टीवी पे चल रही है और इस वक्त 5 अखबारों में आ रही है, तो मुझे बताएं इसके बाद PIA कौन लेगा? बिल्कुल सर, ये प्राइवेटाइजेशन वाली चीज़ जो है, के इलेक्ट्रिक जो है एक एग्जांपल है जिसको जाहिर है को बंदा ढेर सारे पैसे एक चीज़ में डाल रहा है, तो वो देखेगा यार और इधर क्या क्या प्राइवेटाइज हो रहा है, चेक कराओ। वो जब चेक करेंगे तो कहेंगे यार ये तो कोई बात नहीं समझ आ रही। यानी कि इस तरह होगा कि PIA प्राइवेटाइज हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपनी जो है चोंच थोड़ी सी लगा के रखेगी। नहीं हो सकता। फिर भी जब किसी मिनिस्टर ने सफ़र करना होगा तो 4 घंटे फ्लाइट डिले की जाएगी, क्योंकि मिनिस्टर ने सफ़र करना है, क्योंकि सरकार उसमें फैसला साजी का आखिरी हथियार रखती है। हाँ बिल्कुल। बाकी सर देखते हैं क्या होता है। ये ना हो कि PIA प्राइवेटाइज करें, वो कंपनी आगे उनका जहाज़ नहीं देने हमने आपको, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल हम इस शो के तवसत से इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि हम कराची के लोगों के साथ हैं। हम जितना हमारे प्लेटफॉर्म से हो सके हम उस आवाज़ को बुलंद करेंगे और होपफुली कुछ सुनेगा, इसके ऊपर एक्शन लेगा, और जो सही तौर तरीका है जैसे होना चाहिए, जैसे आपको और मुझे नज़र आ रहा है, उस पर एक हेल्दी किस्म की ट्रांजिशन ऑफ पावर हो जानी चाहिए ताकि ये मामला ठीक हो। वरना आपकी जो टाइमर जो है ना वो चल पड़ा है कि ज़्यादा होना नहीं ऐसे। और मैं अगेन ये बात करूँगा कि देखें, अगर उसके बाद भी सही नहीं होता, ख़राब होता है, तो फिर हमें पता है ना कौन जिम्मेदार है। अब मुझे बताएं कि किस पे उंगली उठानी है। पता ही नहीं। बहरहाल से
आगे चलते हैं सर। आज दरअसल स्टोरीज़ का सिलेक्शन और सिलसिला जो है वो ज़रा इस तरह से है कि हमारे पास ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आ रही उससे, तो एक लेकिन ये एक स्टोरी बहुत ज़रूरी है करनी डिस्कस। ये मियाँ वाली में ईसा खेल तहसील में एक वाक़या पेश आया एक हस्पताल में। वहाँ पे एक मरीज़ दाखिल हुए और उनको गालिबन चोटें लगी हुई थी, को फ्रैक्चर था और उनको तमाम जो मरीज़ होते हैं वहाँ पे उनको इलाज हो रहा था। अब वो मरीज़ इस नौयत के थे जिनकी कोई वो थोड़े मेंटली चैलेंज थे, ये हमने ख़बर में जो सारी डिटेल पढ़ी है। तो और उनका ज़रा बाकी जो थे वहाँ पे पेशेंट्स उनको थोड़ी इस चीज़ से डिस्कम्फर्ट हो रहा था किसी किस्म का। चले इस हद तक तो बात ओके, हालांकि वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है बट चले हम मान लिया। तो उनको मुंतकिल कर दिया एक ऐसे कमरे में जहाँ प्राइवेट बेड था। अब वो वहाँ पे थे, मतलब प्राइवेट एरिया में मूव कर दिया। उसके बाद किसी नामवर सियासी या ब्यूरोक्रेटिक या ये मुझे नहीं पता कौन शख्स थे, उनका एक वीआईपी दौरा था उस अस्पताल का। अब वीआईपी दौरे जब उन्होंने करना था तो उन्होंने ये फ़ैसला किया अस्पताल की इंतज़ामिया ने कि ये पेशेंट है ये सामने नहीं नज़र आ सकता बिकॉज ऑफ जो भी उसकी वजूहत है, उस पर इंक्वायरी होगी कि उन्होंने ये फ़ैसला कैसे किया। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन सी वो ऐसी चीज़ें थी जो उसकी बेसिस पे आपने फ़ैसला किया। तो एक स्टोर रूम में पेशेंट को हस्पताल के अंदर रख के लॉक कर दिया और यह बात नहीं ख़त्म होती। जब उसको वहाँ बंद किया तो भूल गए, कई दिन भूले रहे। उसके बाद जब वहाँ से स्मेल आई तो पता चला कि वहाँ एक डेड बॉडी है उस शख्स की। अब इस पे अब उसके बाद जो स्टैंडर्ड एसओपी है वो यही है कि जी एक एंड में जी कि फ़लानी जो अस्पताल इंतज़ामिया है बट इस चीज़ के ऊपर अब इंक्वायरी होएगी, इंक्वायरी रिपोर्ट निकलेगी, इंक्वायरी फ़लाना होएगी, इंक्वायरी ये होगी, इंक्वायरी करके मुझे बताएं कि किसी भी जो मैंने ये सारी बातें बताई हैं किसी भी लेयर में आपको नज़र आता है कि ये अस्पताल जो है ये खुला भी रहना चाहिए? देखिए, एक तो नहीं आती, दूसरी तरफ अगर बंद कर देंगे तो अगर कुछ लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो वो भी नहीं रहेंगे। बात ये है कि हाँ, आप लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के किसी महंगे तरीन प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको बहुत एक लंबी वेटिंग लाइन मिलेगी। अच्छा, और आप डॉक्टर पे गुस्सा नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि जब आप उसको देखेंगे तो वो काम ही कर रहा होगा, वो वेला तो नहीं बैठा होगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उसके पास कोई वेला बैठने का रूम भी नहीं है, मार्जिन भी नहीं है, क्योंकि वो पैसे कमा रहा है, उसको क्यों बैठेगा। जिस मुल्क में 17,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर हो, जिसमें डर्मेटोलॉजी भी शामिल है, जिसको कभी शायद ज़िंदगी में इमरजेंसी नहीं देखनी पड़ेगी, वहाँ पर आप अब ये देखें कि ईसा खेल जैसे इलाके में कितने को डॉक्टर ऑलरेडी मतलब मौजूद होंगे। सो अगर वहाँ पे भी आप एक फैसिलिटी, मतलब मैं इसको फैसिलिटी कहूँगा, पता नहीं वो DHQ है, वो अस्पताल है, वो क्लिनिक है, वो क्या है, लेकिन एक वो फैसिलिटी आप बंद कर देंगे, उसमें ये वाले मसले हो जाएंगे। बाकी ये जो VIP मूवमेंट्स है ना, मुझे तो आप प्लीज़ कोट कर दें, को 15-20 साल से तो आप हैं साफत में, कि इस VIP मूवमेंट के कितनी दफ़ा फ़ायदे हुए हैं और कितने नुकसान हुए हैं। मुझे फ़ायदे गिनवा दें तो बस मैं सर ये गिन ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी शख्स एक दौरा करता है ना किसी हस्पताल का या किसी सरकारी फैसिलिटी का, और वो फ़र्ज़ करें दौरा नहीं होता, छापा होता है, तो छापे का तो शायद फ़ायदा पड़ जाता होगा कि जी अनएक्सपेक्टेडली वो आ गए हैं चीफ मिनिस्टर साहब या मिनिस्टर साहब या मिनिस्टर साहिबा या जो भी है, वो छापे में ना चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये एक प्लान्ड विज़िट था। अब उस प्लान्ड विज़िट से क्या फ़ायदा हुआ है ये तो नहीं पता। इसके मुताबिक तो आपके सवाल का बड़ा सादा जवाब है कि नुकसान ही हुआ। इसमें एक भी जानी किसी शख्स का नुकसान हो, जानी नुकसान हो, तो वो हमें कबूल नहीं है किसी भी तरह से। दूसरा मैं ये कहूँ कि इसके अंदर चूँकि लफ्ज़ जो मैं पढ़ रहा था खबर, सॉरी, उसमें क्योंकि कहा था ये मेंटली एक चैलेंज शख्स था, तो अमूमन सर के हर अच्छे अस्पताल में, बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ के किसी अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने एटलीस्ट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं देखी। बाहर के मुल्कों में ये हमें पता है इस बात का कि साइकियाट्री का एक डिपार्टमेंट होता है, ना सिर्फ डिपार्टमेंट होता है, जैसे आपका एक ऑन कॉल साइकियाट्रिस्ट होता है। अब उसका काम क्या होता है, जब आप दाखिल हो अस्पताल में कि जी आपको खुदा न खास्ता आपको कट लग गया बहुत बड़ा, आपका ब्लड बह रहा है, आपकी पट्टी कर दी है, नहीं रुक रहा,
तो पता चलता है आप ब्लड थिनर्स पे हो, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो, कोई जैसे आप डायबिटिक हो, तो आप किसी हार्ट के डॉक्टर को बुलाएंगे या किसी डायबिटीज़ के डॉक्टर को बुलाएंगे। जब कोई ऐसा शख्स अस्पताल में मौजूद है जिसको कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, तो वो डॉक्टर भी मौजूद होना चाहिए जो इन चीज़ों को हल करे। हाँ, उसकी मेडिसिन और उसकी मैथमेटिक्स जो है वो इतनी क्लियर कट नहीं है जितनी हार्ट डॉक्टर की है, जितनी डायबिटिक वाले की, बट वो एक ट्रेंड बंदा है जो बाकी स्टाफ से बेहतर उस बंदे को ट्रीट कर सकता है। आपको 10 चीज़ें बता सकता है कि यार ये ट्रिगर्स हैं, ये मसले हैं, इस तरह डील करना, इस तरह नहीं करना। बड़ी सहूलत है ये। यहाँ पे मेरे ख्याल में किसी अस्पताल में ये चीज़ नहीं है। ना सिर्फ ये, अभी तक 2024 में भी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो अभी भी टैबू हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि नफ्सियाती मसाइल खुदा से दूरी का नतीजा है, ये भी कहा जाता है, और ना उसके ऊपर एक इतनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। डॉक्टर आपको पढ़ते हुए बहुत मिलेंगे जी, ये कुछ साइकाइट्री, साइकोथेरेपी और मतलब साइकोलॉजी के अंदर बड़े लोग अपनी डिग्रियां लेते हैं और ले रहे होते हैं, बहुत आपको तालिब इल्म मिलेंगे। वो कितने मटेरियलाइज करते हैं इनटू प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, वो तादाद बहुत कम है क्योंकि लोग इस फील्ड में आने नहीं चाहते। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आने वाले सालों में अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इस फील्ड की बहुत ज़रूरत हुई। बिल्कुल। और दूसरा ये कि वो जो आते भी हैं वो छोटे शहरों तक जाते हैं या वो कंज्यूम हो जाते हैं बड़े शहरों में ही, क्योंकि डिमांड इतनी है। और अभी तो आप ये देखें कि 30 सालों में मज़ीद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाएगी। सो इस वक्त पाकिस्तान के पास इतने कम डॉक्टर्स हैं आबादी के तनासुब के हिसाब से, तो 30 साल बाद क्या होगा जब ये जो मेंटली स्टंटेड लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ना हम पानी साफ़ दे रहे हैं, ना हम पूरी खाने को खुराक बिजली दे रहे हैं सर। तो उसके बाद कितनी को लिमिटेड लोग रह जाएंगे जिनकी इस्तात होगी डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, आर्किटेक्ट बनने की। सो ये तो मुझे अगले 30 साल बाद इतना ज़्यादा ग्लूम दिखाई दे रहा है। खुदा करे मैं गलत हूँ, लेकिन 30 साल बाद ये एक ज़ॉम्बी लैंड बन जाएगा अगर हमने आज कुछ किया ना। सर बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। देखें अभी कुछ देर में बजट भी है, उसके ऊपर तो जो बजट होगा उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन कोई आपने एक खबर पढ़ी है कि एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ केयर के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें होने जा रही हैं। निकालें ज़रा सबके मंशूर सर, निकालें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रा मैनिफेस्टोज निकालें ना, और उसमें जो वादे किए वो किधर हैं। सर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एक प्राइवेट कॉलेज जो होता है वो तो प्रॉफिट के लिए चलता है ना। सो पाकिस्तान में मज़ीद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं खुल रहे? बात ये है कि 1 साल की करोड़ रुपया फ़ीस रखें, कमाएं पैसे, लोग ही नहीं हैं जो इतना खर्च सकें। ये मुल्क इतना गरीब होता चला जा रहा है कि यहाँ पर पैसे खर्च के पढ़ाने वाले भी ख़त्म हो रहे हैं, सरकार तो वैसे ही नहीं पढ़ा सकती। ये इस वक्त पॉपुलेशन की बात करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 30 साल बाद हम क्या करेंगे मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, इस चीज़ पे सोचना चाहिए, पॉपुलेशन के ऊपर भी सोचना चाहिए। लेकिन अगली खबर पे चलते हैं और मैं ज़रा बात करना चाहूँगा प्रायोरिटीज़ की। ये खबर सुनाते हुए अगर तो मैं हंस पड़ूँ तो आपने माइंड नहीं करना, किसी ने भी माइंड नहीं करना, लेकिन खबर है एंग्जाइटी वाली हंसी होगी नहीं। यहाँ मैं वो हंसी है जो हमारे खित्ते से सिर्फ मुझसे लेके, ये और कहीं हंस नहीं सकता बंदा ऐसे जैसे मैं हंसने लगा हूँ। और ख़बर ये है सर कि हमने फ़ैसला किया था कि हम एशिया का शायद या एटलीस्ट हमारे रीजन का सबसे बड़ा झंडा पाकिस्तान का वो बनाएंगे और जिलानी पार्क में, अब आप पहले मुझसे हंस पड़े सर, जिलानी पार्क में उसको लगाएंगे और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पता नहीं कितने को फुट होगा, वो झंडा कितना ज़बरदस्त बड़ा बिगर इज़ बेटर। वो आपको याद होगा हमारे शो पे वाटर एक्सपर्ट आए हुए थे सलमान नजीब खान साहब, तो उन्होंने कहा था कि यार ये कोई रॉक वॉल डैम नहीं बनाना चाहिए, मुझे भूल गया एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा था, बट वो कह रहे हैं जो बनाना चाह रहे हैं उसके पेपर में लिखा हुआ था कि ये एशिया का सबसे बड़ा होगा। सर हम एशिया क्यों फतह करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, इन चीज़ों के साथ क्या ये नहीं पता। सर हुआ ऐसे कि उसकी 4 करोड़ रुपए कॉस्ट है उस सारी चीज़ की, जिसके अंदर ये झंडा इटसेल्फ उसका जो फैब्रिक है ऑब्वियसली। मसला ये है कि उन्होंने कहा जी इसका वेट इतना है कि लहराएगा नहीं, तो उसके लिए मोटर भी बनाई गई। ये भी खबर नहीं है सर वो PHA करती है ना सारी चीज़। सर वो झंडा गायब है
PHA के दफ्तर में था या किसी स्टोर रूम में था, वो झंडा चोरी हो गया। जरा मुझे बताएं, इस पे बंदा हंसे, रोए, पूछे, किससे पूछे? सर देखिए, मुस्बत बात ये है कि उसमें कितने लोगों के सूट निकल आएंगे। देखिए जिसकी, लेकिन से हर बंदा आपकी तरह, मेरे बाप के भाई की तरह रंगीन नहीं होता ना। जिसकी भी गफलत की वजह से झंडा गायब या चोरी हुआ है ना, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले उसको पकड़ें जिसने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया। हाँ। मतलब 4 करोड़ जो है ना, और वैसे तो खैर वही बात है कि मुझे पता ये लगा है, आई नॉट टू श्योर, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कॉस्ट इससे बहुत ज़्यादा थी। मतलब वो मोटर और वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो हो गया ना खड़ा सर, वो झंडा ही घूम गया, जो चीज़ लगानी थी उसके वही घूम गया, स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल में खड़ा हो गया। सही, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतने पैसे खर्चने की ज़रूरत ही क्या थी? मतलब झंडा बदल गया, वही है ना जो पहले था, तो हमें तो याद है, हमारे दिल में बसता है। नया लगाने की, इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए 4 करोड़ ना शख्सी तौर पे बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है कि मेरा आपका शायद 7 मरले का घर आ जाएगा उसमें, लेकिन अकवाम में, सूबे में, मुल्क में ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट मुझे पता है कि नहीं होती। हैविंग सेड दिस, बात ये है कि कितने लोग हैं जो कि हस्पताल में बर वक्त इलाज ना पाने की वजह से फौत हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में 4 करोड़ बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब किसी का 10 लाख का ऑपरेशन होना होगा, किसी का 5 लाख का ऑपरेशन होना होगा, टाइम पे हो जाता, वो बच जाता। मैं आपको इस तरह के केसेस गिनवा सकता हूँ। क्या कभी किसी का इंतकाल हुआ है इस वजह से कि यार झंडा छोटा था? बात ये है कि ये 4 करोड़ या ये जितने भी करोड़ थे, ये इलाज मुआवजे में लगा देते, लोग दुआएं देते, वो लोग आगे ज़्यादा जाके प्रोडक्टिव हिस्सा बनते इकॉनमी का, वो उससे पैसे जनरेट करते, उससे टैक्स कटता, फिर हुकूमत के पास आता। इन्होंने झंडा लगा दिया। सर नहीं लगाया सर, सारों को नहीं लगाया। सर मैं थोड़ा इसके अंदर मज़ीद एलैबोरेट करना चाहता हूँ। मैंने जिक्र किया शुरू में कि प्रायोरिटीज़, सर प्रायोरिटीज़ जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। अब देखिए झंडा क्यों लगता है, कहीं बड़ा क्यों होता है, वो को हम मज़ीद फ़रोख्त दें। सर पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में हर शहरी इस मुल्क का जो है, हर शख्स इस मुल्क का जो है, एक बेस लेवल पेट्रियटिज़म तो है, क्योंकि हम यहाँ हैं, हम बैठे हैं या काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं मुल्क तरक्की करे। सर बेस लेवल से बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं उसी पे आ कि बेस लेवल तो देखिए, मैं मान लेता हूँ कि हर किसी में एक बेस लेवल तो है, और एंड देन देयर इज़ मोर, क्योंकि हम अपनी टीम को भी फॉलो करते हैं, क्रिकेट टीम को हम अपनी देखें, मैं बड़ा खुश हुआ कि जब हॉकी की टीम जीती, हमने तो बात की अपने शो पे, लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा यार वेल डन, वॉलीबॉल वेल डन। तो हम पेट्रियोटिक लोग हैं। अब ये जो है ना कि जी इस चीज़ को लाउड करें, हर चीज़ हम चाहते हैं कि हम लाउड करें। प्रायोरिटीज़ क्या है यार, कि करो लेकिन उसको बड़ा करो, उसको बिगर करो, उसको बेटर करो, डजेंट मैटर के कॉस्ट कितनी है। सर मुझे ये बताएं, अभी के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे, कराची का जो ये हमने लोगों का इंटरव्यू दिखाया हमने, उनको फ़र्क पड़ता है जिलानी पार्क में झंडा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको अगर बिजली दे देंगे ना, उनका पेट्रियटिज्म और ऊपर चला जाएगा। मैं यहीं सर अपनी बात रोकता हूँ, हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद इसको मुकम्मल करेंगे। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात की जा रही थी कि जिलानी पार्क में बहुत बड़ा झंडा लगाने का मूड था, 4 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट थी, लेकिन सर वो गुम गया। देखिए, आप बात कर रहे थे कि बेस लेवल पेट्रियोटिज्म तो यहाँ पे सबका है। मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ सिर्फ इस तरह करूँगा कि मेरे ख्याल में पेट्रियोटिज्म यहाँ पे बेस लेवल से बहुत ऊपर है। उसकी वजह ये है कि बेस लेवल पेट्रियोटिज्म होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, महज़ब मुआशरों में। वहाँ पे होता ये है कि जो लोग होते हैं ना, वो पढ़े लिखे होते हैं, वो सर्विस डिलीवरी पे यकीन रखते हैं, वो हर रिलेशनशिप को, यहाँ तक कि स्टेट को भी ट्रांजैक्शनल समझते हैं, क्योंकि ये एक है ऐसी चीज़। वो कहते हैं कि हम टैक्स देंगे, इस टैक्स के बदले में हमें ये चीज़ मिलेगी, और यस हमारा बचपन यहाँ पे गुजरा है, इसलिए वी लव दिस प्लेस। यहाँ पे क्योंकि सर्विस डिलीवरी का मॉडल है ही नहीं, सो यहाँ पे लोगों को ये बताया गया है कि आपसे हम टैक्स तो लेंगे, हम आपको बदले में कुछ नहीं दे सकते। सो यहाँ पर लोगों के अंदर जो पैट्रियोटिज्म डाला गया है ना, वो बड़ा ही स्पिरिचुअल किस्म का, बड़ा ही जो है ना वो कि जी बाहर से एक चीज़ है जो आपके अंदर कूंदी है बिजली, और वो पैट्रियोटिज्म है, और उसको लेके आपने शम्मे उजाले कर देने।
ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पैट्रियोटिज़म जो है ना वो फैला दिया गया है। इतना पैट्रियोटिज़म सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। सो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब यही जो आपने जिक्र किया कि जी झंडा गायब हो गया, इससे मुझे एक और स्टोरी याद आ गई कि यहाँ पर आपको पता है कि जो लोग सफाई से काम से मुंसलिक हैं, वासा में जो कि गटर साफ़ करते हैं, इतना मुश्किल काम है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मुश्किल काम तो दुनिया में और कोई भी नहीं है। उनकी मतलब वो आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी कि वो बग़ैर किसी सूट के बंदा जाता है गटर के अंदर और पता नहीं कितनी डीप डाइव करता है, कितनी देर अपना सांस रोकता है, जाके ढूंढता है ब्लॉकेट कहाँ पे थी, उसको खोलता है, फिर वापस आता है। कितने लोग सालाना इसमें फौत हो जाते हैं ये करते हुए। और बीमारियां, डिजीज़ अलहदा, वो अलहदा। इनका ना कोई रिटायरमेंट पैकेज है, ना इनका कोई मेडिकल फ्री है। इनके आगे से बच्चों के पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं सिवाय इसके कि ये वही काम करें जो इनके वालिदैन करते हैं। ये हालात हैं और इनके पास पाकिस्तान ने ना कोई ऐसी गैजेट्स इंपोर्ट की हैं, ना इनके पास कोई ऐसी टेक है कि बंदे को खुद ना जाना पड़े, वो बाहर से बैठ के किसी मशीनरी के थ्रू कर लें। हैविंग सेड दिस, इनके लिए कुछ सूट्स मंगवाए गए थे, तो बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम ये सूट पहन के नीचे चले जाएं। अगेन उसके साथ भी कोई मेरा नहीं ख्याल कुछ सिलेंडर था कि उसमें सांस तो आया ना सर वो चोरी हो गया। वो सूट्स गायब हो गए सर, वो एल वासा के दफ्तर से। अच्छा, वो भी चोरी, लाहौर वासा से वो दफ्तर। चलिए, एक ही बंदा तो नहीं है जिस झंडा भी चोरी किया, वो सूट चोरी करी, कैसे हो सकता है? सर वही बंदा फिर वो होगा जो कि सेफ सिटी के कैमरे भी चोरी कर रहा होगा। हाँ। सर इस बंदे को ढूंढें। सर वो सोचिए, वो बंदा जो है उसने वो सूट्स पहने हुए हैं, वो 3-4 का ग्रुप है और वो झंडे से चाह रहे हैं कि वो उड़े, और उसने साथ बहुत सारे कैमरे भी लगाए हुए, 360 अपने आप को शूट भी कर रहा है। ये तो ऐसे ही लगता है सर। ये इतनी मायूस कुन सिचुएशन है इन लोगों की, हम पहले भी शो पे बात कर चुके हैं उसके ऊपर, और इसका मैं आपको वजह बताता हूँ। ये जो मशीनें हैं ना जो आप कह रहे हैं, गैजेट्स वगैरह जो बाकी और माशरों में शायद इस्तेमाल होती होंगी इस सूरज के मसले को ठीक करने के लिए, ब्लॉकेज हो जाती है सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। वो मशीनें यहाँ कभी नहीं आएंगी, या कभी भी नहीं आएंगी। उसकी वजह बताऊँ, क्योंकि सर हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ लेबर है ना इस मुल्क की, उसने ऊपर नहीं जाना। आई एग्री विद यू। अगर वो कॉस्ट ऑफ लेबर जब ऊपर जाएगी ना और अगला बंदा कहेगा यार ये लेबर में इतना लग रहा है तो इसका वैसे बेहतर मशीन मंगवा लें, वो मशीन एफिशिएंट तो रहेगी ना। मशीन को तो एक दफ़ा मंगवाना, तनख्वाह थोड़ी देनी है। अगर उस चीज़ को ये कर लेंगे कभी, जो कि नहीं हो सकता, फिर मशीनें आएंगी। वरना तब तक जब तक सर लेबर है ना इनके पास, बंदा है और बंदा काम करना चाहता है, तो उसको जो पैसे देंगे वो बंदा लेगा। ये 100% ठीक बात है। आप अभी भी निकालेंगे ना इंटरनेट के ऊपर कि कॉस्ट ऑफ लिविंग किन मुल्कों में सबसे सस्ती है, तो उसमें पाकिस्तान निकल आएगा। सबसे सस्ता कैपिटल रहने के लिए कौन सा है, उसमें इस्लामाबाद निकल आएगा। अच्छा, आप थोड़ा सा डिग करेंगे कि भाई क्यों, कैसे, तो पता ये लगेगा कि क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काश्तकार पे पाबंदी लगाई हुई है कि वो ग्रेन्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकता सरकार की मर्ज़ी के बगैर। इसी वजह से ये काश्तकार से अपनी मर्ज़ी के रेट पे गंदम ख़रीदते हैं, और जब नहीं ख़रीदनी होती तो उसको पीस देते हैं उस किसान को। बात यह है कि आज काश्तकार के पास इजाज़त हो कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है अपनी गंदम जिसको मर्ज़ी, चाहे बाहर जिस मर्ज़ी रेट पे। यहाँ पे एक दफ़ा तो आएगी हाइपर इन्फ्लेशन, यहाँ पे एक दफ़ा हो सकता है खुदा न खास्ता कहत भी पड़ जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके किसान खुशहाल होगा। अभी जो सारे किसान अपनी ज़मीनें बेच के हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवा रहे हैं, वो कहेंगे कि जी हम लगाते हैं फसल, उसके बाद सरकार किसान को का इस्तेहसाल नहीं कर सकेगी। एक दफ़ा हाइपर इन्फ्लेशन होगी, लेकिन जैसे ही आपकी बेसिकली ये जो आप लेबर की बात करेंगे, लेबर को जैसे ही फ़ायदा होना शुरू होगा, इस मुल्क की तरक्की का सफ़र तभी से शुरू होगा। ये जो हम हमेशा कहते हैं ना कि अमीर को फ़ायदा पहुंचा दो, गरीब बेशक पिसता रहे, उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, और क्या चाहिए, बस उसको 2 वक्त। जब ये हमारा अमीरों का जब ये पर्सपेक्टिव है ना कि गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी में क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी बस दे दो, काफ़ी है इसके लिए, मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। सर बिल्कुल, ये सर आज का तमाम प्रोग्राम के ऊपर हमने ज़रा थोड़ा सा टोन ये रही है हमारे आज शो की कि हमने अवाम के मसले जो हैं थोड़े हाईलाइट करने थे, कि इलेक्ट्रिक हो जाए, ये PHA वाला वाक़या हो जाए, ये जो आपने जिक्र किया वासा वाले लोग हैं, ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ जो है थोड़ी आपकी शिफ्ट होनी चाहिए, उन चीज़ों पे आनी चाहिए जो आम आदमी को फ़र्क करती है। बहरहाल हमारा आज के लिए वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।